चलो कल का रिवाइज करो बेटा, जो हमने लोगों ने कल पढ़ा था। आप लोग पीछे क्यों बैठते हो? अगली जगह अगले बैठो। तुम लोग पीछे बैठे हो, एक ही तो बैठा है, उसको वो पीछे बैठ जाएगा। बैठ जाओ बेटा, पीछे बैठ जाओ। आप लोग बेटा लाइन से बैठा करो ऐसे, एक बहुत पीछे बैठ जाता है, पीछे मजा आता है, क्या बात है। आप लोग चारों इधर आई जाए, आप इसको और तुम बेटा यहाँ जाओ, ठीक है, लड़के लड़के एक साथ बैठा करो, और तुम दोनों इधर आ जाओ आगे वाले। नहीं नहीं, तुम कहाँ यहाँ बैठेगा आगे, तुम लोग इधर सेट करो, पीछे बैठते हो। अच्छा मतलब जोड़ा भी रहना चाहिए, ये बात है, तो इधर आ जाओ, जोड़ा रहना। बकाया कल का रिवाइज कर लो, ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर करो जल्दी। कल जो हमने पढ़ा था, मैं के लिए पढ़ा था, वो सब रिवाइज कर लो। अब ये फिर सुन रहा हूँ भाई, वॉल्यूम और कैपेसिटी सही है, जल्दी से रिवाइज कर लो। और सभी लोग बेटा मेहनत कर रहे हो अच्छे से, बोलो मत, सभी लोग मेहनत कर रहे हो अच्छे से, पढ़ाई कर रहे हो। बेटा सब लोग अपने अपने पर फोकस करो पढ़ाई पे, ज़्यादा सैली उली या वो मत देखो, हमारा फ्रेंडशिप। बकाया बाद में तो पता है बहुत पछतावा होगा अगर दोस्त MBS बन गया तो, यही कहोगे हम क्यों नहीं बने। और सबसे ज़्यादा दुख जो होता है वो दोस्त को ही होता है, ये भी बात सही है। खुशी नहीं होती, वो खुशी गाली बाहरी होती है कि यार तू अरे पुलिस में लग गया, तो भाई MBS बन गया, मैं तो यहीं रह गया, तो इसमें बताओ क्या खुशी होगी तुम्हें, दुख होगा। तो इसीलिए अभी अपने आप पे फोकस करो खाली। और ये जो आपका टाइम है ना, ये पता है आपका पीरियड कौन सा चल रहा है, गोल्डन पीरियड। इस पीरियड में आप लोग चाहो तो कहीं भी जा सकते हो, कितना भी ऊपर जा सकते हो, चाहो तो आप लोग ऐसी गधे की तरह पड़े रहोगे पूरी जिंदगी भर। तो मैंने कहा था अभी दोस्ती मत निभाओ, दोस्ती निभाओ, हाँ दोस्ती बहुत जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि हम पढ़ाई छोड़ देंगे। मैंने कई बार आप लोगों से कहा है, सुनो पहले बात, मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि पहली प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को रखा करो, समझ रहे हो। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी यहाँ दोस्ती होनी चाहिए, ये बात सही है, लेकिन पहली प्रायोरिटी पढ़ाई। हमेशा ध्यान रखो, अगर तुम किसी को मैसेज भी कर रहे हो, सबसे पहले उससे ये पूछो कि तुम पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये नहीं कि साले तू कहाँ है, सही है, और पढ़ाई कर रहा है जल्दी आ जाए इधर, मत पढ़, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ऐसे दोस्त होते हैं ना, कहते हैं मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो तू क्यों पढ़ रहा है भाई, तूने क्यों पढ़ा, सही है। तो हमेशा ध्यान रखो, अपना प्रोग्रेस करो और पढ़ाई के लिए अपने ऊपर फोकस कर रखो। हाँ वैसे मुझे पता है बिना दोस्ती के भी कुछ नहीं होता लाइफ में, रखो, लेकिन इतना रखो पहले पढ़ाई को प्रायोरिटी दो, सेकंड दोस्ती को। और ये बहुत जरूरी है कि आप बेटा अभी आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है, अभी आपने अगर 2-3 साल बहुत मेहनत कर ली तो बाद में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से बैठोगे मस्त तरीके से एकदम। और अभी अगर आपने मेहनत नहीं करी, आप लोगों को अच्छे से पता होगा एक अस्पताल में एक कंपाउंडर होता है, एक MBS डॉक्टर होता है। बेटा कंपाउंडर पता है कितनी मेहनत करता है, जो कंपाउंडर अगर अस्पताल में, इसमें देखे सबने होंगे आप लोग, अगर कोई साथ वाला हो तो उससे पूछना,
कितनी मेहनत करते हैं बेचारे, 12 घंटा पूरा काम करते हैं, 12 घंटे, और रुपया इतना कम मिलता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, मात्र 5,000 10,000 रुपये महीना बस। और एक 12 घंटा काम, और वो भी अगर कोई गलती हो जाए तो डॉक्टर पता है सीधे गालियां देता है। कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जो गाली देते हैं ऑन द स्पॉट सबके सामने, और वो कुछ नहीं कर पाता। और कमाई डॉक्टर की देखो, पहले मेहनत देखो, कमाई देखो, उसकी तो कमाई क्या ही बात है। मैंने कहा था डॉक्टर एक पैसे बनाने की मशीन होता है। तो ये खाली फर्क किसका है, बस कि डॉक्टर ने एमबीबीएस किया है, खाली डिग्री का ही फर्क है। और मैं अगर नॉलेज की बात करूंगा तो मुझे लग रहा है ऐसे कई सारे सीनियर कंपाउंडर्स होते हैं हॉस्पिटल में जो डॉक्टर के बराबर ही नॉलेज होती है, बिल्कुल, बल्कि ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। जिन्हें 5-5 साल 10-10 साल कंपाउंडरी की है वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, खाली अंतर होता है बस किसका, डिग्री का। उसके पास एमबीबीएस नहीं है, उसके पास एमबीबीएस है। तो पहले आप लोग पढ़ाई फोकस करो पूरी तरीके से, और जो आप लोग चाह रहे हो पहले वो अचीव करो, उसके बाद दोस्ती निभाना। बहुत दोस्त लाइफ में मिलेंगे, फ्यूचर में भी बहुत मिलेंगे। अभी आप लोगों का फोकस करते ही एकदम फोकस होना चाहिए पढ़ाई पे बस। सेकंड, हाँ इतना टेंशन भी नहीं पाल लेनी है कि पागल ही हो जाओ, बिल्कुल ऐसा भी कोई ना खाए पागल हो गया है। लेकिन इतना भी फोकस रखो कि आप लोग थोड़ा सा फ्यूचर में कुछ कर पाओ। ऐसा भी मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं दोस्ती में जो बर्बाद हो जाती है। जो दोस्त कर रहा है वो भी हम करेंगे, जो लत दोस्त की है वो हम भी अपनी अपनाएंगे। कंपटीशन लोग करते हैं, तो ये सब मत करो अभी, ठीक है। आपका गोल्डन पीरियड है, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दो। और यही जो पीरियड होता है, इसी में आप ये डिसाइड करता है कि आप लोग कहाँ तक पहुंचोगे। ये जो अभी चल रहा है पीरियड, ये डिसाइड करेगा कि आप लोग कितना ऊपर जा सकते हो, कितना ऐसे ही रह सकते हो। बस यही वाला। बाद में पता है क्या होता है, बहुत अफसोस आता है लोगों को, जब एज होती है 27-28 साल 30 साल, तो लगता है यार हम पढ़े क्यों नहीं। मैंने बहुत लोगों को देखा ऐसे कहते हुए कि काश उस टाइम मैं वो एमएससी कर लेता, काश उस टाइम बीएससी कर लेता, काश उस टाइम बीटीसी कर लेता, टीचर होता अब तक। अब बाद में पछतावा से क्या है, अगर उनसे देखा जाए कि तुमने आज से 5 साल पहले क्या कर रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, छुट्टियाबाजी कर रहे थे। अगर हकीकत कहूँ तो ये हकीकत है, हंस क्या हो रहा है, वो तो मैं भी उसी से गुजर रहा हूँ, तुम भी गुजर रहे हो। तो अभी जो भी बच्चा अगर इन चीजों में पड़ा हुआ है, बेटा छोड़ दो। मैं समझा रहा हूँ, छोड़ दो बिल्कुल भी। आप 2-3 साल करियर फोकस कर लो बस खाली, इसके बाद कुछ भी करना फ्यूचर में। अभी पकड़ गए तो पिटोगे भी बहुत, और बाद में पकड़ गए तो बेटा शाबाशी मिलेगी कि हाँ क्या बात है। शाबाशी मतलब होता है एक, उसके घर वाले भी कहेंगे कि अच्छा सही है, अच्छा है। अगर तुम कामयाब होगे करोगे तो, और अभी करोगे बेटा तो आपके पास थ्रेट्स कॉल आएंगे, थ्रेट्स कॉल आएंगे, डरावने कॉल आएंगे, दोस्त इधर से मारपीट होगी, उधर से होगी, खाली कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए अभी खाली पढ़ाई फोकस करो, ये सब काम बाद में करना, ठीक है। चलो पढ़ रहे तुम तो अब बातें करने लगेगा हैं। हाँ अभी यहाँ पे पढ़ाई फोकस करना चाहिए। और मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप लोग सोचो नीट की तैयारी कर रहे हो, बोलो मत, नीट की तैयारी कर रहे हो, और आप लोगों को खुद पता है कि एक डॉक्टर क्या चीज होती है, एमबीबीएस। और बेटा उसके बाद भी अगर हमें बताना पड़े ये बात, और आप लोग बालक बच्चे नहीं हो कि आपको समझाना पड़ेगा, और ना मेरे समझने से आप लोग समझ जाओगे बताओ। खाली मैं 1 घंटा 1.5 घंटा लेक्चर लेता हूँ, उसके बाद तो आप क्या करते हो, आपका वो है कि आप क्या कर रहे हो। तो मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं थोड़ा मोटिवेट करता हूँ। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि मैं डॉक्टर की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे एमबीबीएस बनना है पहले, इसके बाद ये सब फोकस करना है जो आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। जो कभी मन में आ जाता है, ठीक है, घमंडी मन है, वो क्या होता है शैतानी मन में, तो ये सब फोकस मत करो। अभी आप लोग अपना पूरा जो फोकस होता है वो पढ़ाई पे रखो। और मुझे लगता है कि अगर आप पढ़ाई पे फोकस रख रहे हो तो कोई भी चीज कठिन नहीं होती। और यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है पूरा कि वो एमबीबीएस बन सकते हैं। अगर वो नहीं बनना है तो अपनी गलतियों की वजह से, गलतियों का मतलब है कि अपना पूरा जो फोकस है वो पढ़ाई पे नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि एक एमबीबीएस के लिए लगभग बेटा बच्चे के लिए तैयारी जो करता है उसका पूरा फोकस लगभग 8 से 9 घंटे या 6 घंटे तो होना ही चाहिए पढ़ाई पे, जिसे बोलते हैं सेल्फ स्टडी। और इतना करने के बाद आप खाली 2 साल कर लो बस। देखो एक चीज होती है, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए 3 साल लगते हैं, उतनी मेहनत कर लो 3 साल बस। उसके बाद ना हो पाए तो भगवान भरोसे, हमने मेहनत की थी नहीं हो पाया, क्या करें बताओ बस। लेकिन अभी आप लोग अगर 3 साल में कुछ ऐसा कर रहे हो तो आप लोग गलत कर रहे हो अपने साथ, ठीक है। मेरा समझाने का फर्ज है। और अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो, या तो होता नहीं भाई, आपके अंदर क्षमता है एमबीबीएस बनने की तो क्यों नहीं बन रहे हो? क्या आपके माँ बाप नहीं चाहते कि एमबीबीएस बनो? चाहते हैं ना, सब लोग चाहते हैं। अगर आपके अंदर क्षमता है तो
और जिस वक्त बच्चे के अंदर जो क्षमता है उसके हिसाब से वो चूज करे। जैसे कुछ लग रहा है कि अगर मैं BDS कर लूंगा तो बहुत अच्छा सही है मेरे लिए, BMS कर लूंगा सही है मेरे लिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि B फार्मा कर लूंगा तो ठीक है। तो अपना क्षमता के अनुसार मैक्सिमम पहुंच जाओ, बात खत्म, उसके बाद जिंदगी सही कटती है। अब चाहत तो ऐसे मुकेश अंबानी की भी है कि मैं और पैसा वाला बन जाऊं, तो इससे तो कभी ये तो पूर्ति नहीं हो पाती ना। लेकिन एक होता है कि हमारी लिमिट, वहां तक हम पहुंच जाएं तो हमारी जिंदगी अच्छी करती है। समझ रहे हो? तो वहां तक पहुंचो, आपके अंदर अभी सबके अंदर पोटेंशियल है और आपके अंदर क्षमता है वो करने की, तो आप लोग करो। और अगर आप गलती कर रहे हो तो बेटा ये आपका बहुत, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, गोल्डन पीरियड है आपका। यही डिसाइड करेगा कि आप फ्यूचर में क्या करोगे। और अगर यही 3-4 साल आपने बर्बाद कर दिए तो आप लोग बेटा कुछ नहीं कर पाओगे। बाद में ही सोचोगे कि हो क्या गया मेरे साथ। खाली शादी करोगे और बच्चे करोगे, ठीक है, वो तो करना ही करना है। चलो बेटा कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज करते हैं। कल मैंने पढ़ाया था आपको, या देखो, कल मैंने आपको पढ़ाया था रेस्पिरेटरी, जो हमारा लंग्स का वॉल्यूम और कैपेसिटी, ठीक है। पहले ये बताओ, सब लोग बोलना बेटा, बताओ टीवी का मतलब क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम। इसके बाद IRV का मतलब क्या होता है? ERV का, RV का, सबको ये वॉल्यूम पता है? चलो ये बताओ, टीवी टाइटल वॉल्यूम कितना होता है? 500। IRV कितना होता है? ERV और RV 1100 से 1200, ठीक है, इतना होता है। अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग निकालेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब IC। तो हम क्या क्या ऐड करेंगे उसमें? IRV प्लस टीवी। अगर मैं EC निकालूं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो क्या करेंगे? ERV प्लस टीवी करेंगे। अगर मैं रेजिडुअल यानी कि FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी निकालूंगा तो क्या करूंगा? हाँ नहीं, IRV नहीं, RV। ERV जो आपने बाहर निकाली है और जो हमारे लंग्स में थी, उन दोनों को मिला देते हैं, भाई क्या होती है? FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्लियर है आपको? अगर मैं वाइटल कैपेसिटी की बात करूंगा तो IRV, ERV और प्लस टीवी, पता है सब लोगों को। और इसके बाद TLC में सब कुछ ऐड कर दो, जो कुछ है सब कुछ। अब देखो क्वेश्चन नीट वाले कैसे घुमा सकते हैं आप, यहाँ बात सुनो। देखो ये तो आपको पता है, तो इसका मतलब ये तो सही है कि आप नीट में क्वेश्चन अगर यहाँ से आया कर दोगे 100% कर दोगे, अगर आपको पता है तो। लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि बताओ हमें किसी का वाइटल कैपेसिटी निकालना है। क्या निकालना है? वाइटल कैपेसिटी। अब वो ये कह दे कि वो जो पेशेंट है वो बीमार है, कैसा है? बीमार, या वो कुछ भी कह दे और वहां पे वो क्या करे? ERV की वैल्यू कम कर दे। किसकी? ERV की। और पूछेगा बताओ इसका जो वाइटल कैपेसिटी होगा वो कितना होगा। तो आपको जब तक अगर आपको सब कुछ नहीं पता है एक्यूरेट, तो आप लोग कैसे निकाल पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप लोगों को सबको अलग अलग तरीके से पता होना चाहिए कि कैपेसिटी जब निकालते हैं तो उसमें क्या क्या ऐड करते हैं। क्लियर होगा? तो आप लोग निकाल लोगे आराम से। अब वो कितना ही वैल्यू रखते हैं उसको ऐड कर देना, बात खत्म, ठीक है। अगली अगर हम बात करें तो हमारा जो कैपेसिटी और वॉल्यूम होता है, इसके बाद की अगर हम बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मैंने कहा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो दो जगह होता है, एक होता है एल्वेलाई वाली साइड पे और एक होता है टिश्यू वाली साइड पे। मैंने कहा था एल्वेलाई का काम ही होता है ऑक्सीजन को ब्लड देता है और CO2 को देता है, वही तो हुआ क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जब सेकंड साइड होती है, सेकंड साइड का मतलब होता है जब हम लोग टिश्यू के पास पहुंचता है हमारा ब्लड, तो वहां पे ऑक्सीजन देनी होती है और वहां से CO2 रिसीव करनी होती है। अब आप लोग एक बात बताओ मुझे, आप लोग खुद सोचो, जब कोई लंग से ब्लड आएगा तो वो ऑक्सीजन लेके आ रहा होगा और सेल के पास जाएगा तो ऑक्सीजन लेके जा रहा होगा। जब सेल से ब्लड आएगा तो हमें CO2 लेके आ रहा होगा और जब हार्ट से हमारा ब्लड जाएगा कहाँ? लंग्स के लिए, तो हमेशा CO2 लेके ही जा रहा होगा, क्योंकि एल्वेलाई काम होता है CO2 को लेना, O2 को देना, और सेल का काम होता है O2 को लेना और CO2 को देना। तो कल मैंने बताया था ट्रांसपोर्ट जो गैसेस का होता है ब्लड के द्वारा, वो ऑक्सीजन का होता है दो तरीके से। कितने तरीके से होता है? मैंने आपको ये बताया था बेटा, मैंने कहा था ऑक्सीजन का 97% जो होता है वो होता है RBC के थ्रू। किस तरह होता है? RBC के बारे में आप लोग जानते हैं आराम से। RBC का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, और दूसरा सेल नहीं बोलते, कार्पस बोलते हैं। आपको पता है सेल क्यों नहीं बोलते इसको? बताओ तो बच्चा, RBC को सेल क्यों नहीं बोलते? वैसे हालांकि सेल भी बोल देते हैं, बहुत टीचर ही बोल देते हैं, बहुत बच्चे बोल देते हैं, लेकिन मैं एक्यूरेट होता हूं तो सेल को नहीं बोलते इसको।
क्योंकि बेटा हमारी आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता। क्या नहीं होता? और न्यूक्लियस अगर नहीं होगा तो इसका मतलब वो सेल कहाँ से है फिर। दूसरी बात सुनो, चलो कोई बात नहीं, वो बाद में बात करेंगे। पहले ये बताओ आरबीसी में क्या मैंने बताया था, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और इसमें हीम वाला पोर्शन होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और ग्लोबिन वाला पार्ट किसको करता है? CO2 को। ये पता है आप लोगों को? ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था 3% जो करता है वो करता है डिसॉल्व स्टेट में प्लाज्मा में घुल के, सही है, ऑक्सीजन का। और CO2 का जो होता है वो 3 तरीके से होता है। एक होता है बाइकार्बोनेट आयन द्वारा, आरबीसी के द्वारा, और तीसरा जो होता है वो होता है प्लाज्मा के थ्रू। आप लोगों को पता है कितने कितने परसेंट होता है? 70% बाइकार्बोनेट द्वारा, 23% होता है आरबीसी के द्वारा, और 7% होता है। यहाँ तक सब बच्चों क्लियर है? अगले बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अब आप लोग कुछ बात समझो बेटा, अगर मैं एल्वेलाई वाली साइड पे हूँ, कहाँ पे हूँ? तो यहाँ पे आप लोग बताओ ऑक्सीजन ऐड होगा ना, ऑक्सीजन बाइंड ही तो होगा। किससे? हीमोग्लोबिन से। किससे होता है? मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ऑक्सीजन साथ में हीमोग्लोबिन से क्या होगा बेटा? बाइंड। और इसी को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब आप लोग बताओ, ये तो एल्वेलाई वाली साइड पे हो गया। अब जाएंगे कहाँ पे? टिश्यू वाली साइड पे। तो वहां पे इसका क्या, ये टूटेगा, यानी कि ऑक्सीजन सेल को दे देगा और हीमोग्लोबिन CO2 को क्या कर लेगा? रिसीव कर लेगा। दूसरा मैंने ये कहा था, एक बात ध्यान रखो, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 ट्रांसपोर्ट करता है। कितने करता है बेटा? 4 मॉलिक्यूल। कितने करता है? 4। दूसरा अगर हम बात करें, अब आप लोग ये बताओ एल्वेलाई वाली साइड पे अगर मैंने कहा था हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन बाइंड होता है उसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। क्या बोलते हैं? और कल मैंने आपको यही बताया था कि अगर बेटा किसी का एक पार्शियल प्रेशर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन सैचुरेशन भी क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन एक टाइम पे आके कांस्टेंट हो जाता है, जिसमें हमने ग्राफ देखा था, एक किसी का नाम था ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है नहीं? हाँ, वो कर्व देखा था हमने। और वहां पे मैंने बताया था कि 33 पार्शियल प्रेशर पे 50% ऑक्सीजन का क्या, वो हीमोग्लोबिन क्या रहता है? सैचुरेशन। सही है, इसी को बोलते हैं P50 वैल्यू। क्या बोलते हैं? यहाँ तक सब लोग क्लियर है? अब आप लोग ये बताओ मुझे, अगर यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है तो बेटा यहाँ पे कंडीशन होंगी ना कुछ, वो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और जब ये डिसोसिएशन होगा इसका ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, कहाँ पे? टिश्यू वाली साइड पे, तो वहां पे भी क्या होंगी? कंडीशंस होंगी। वो क्या कंडीशंस होती हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग किताब निकालो, अगले हम लोग पढ़ते हैं। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, यहाँ तक आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन आप लोग बड़े तैयार करते रहो अच्छे से, मेहनत से। ये तो हमने पढ़ लिया था कल में। यहाँ पे थे हम लोग, क्या यहाँ पे ये तो थे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने कहा था यहाँ पे बेटा 97% जो होता है वो होता है किसके द्वारा? आरबीसी के द्वारा। 97% होता है आरबीसी के थ्रू, और 3% होता है प्लाज्मा के थ्रू। ये आपको बताया था ना? ठीक है। अगले अगर हम, तो मैं इसे पढ़ा दूं, अब तो आप समझ गए होंगे। कंडीशन देख लेना है कहाँ पे कैसी होती है। देखो सबसे पहले लिखा है हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। आपको पता है रेड कलर का होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा ब्लड कैसा होता है? रेड। कैसा होता है? लाल। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो हमारा ब्लड लाल नहीं होता। दूसरा कह रहा है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है प्रेजेंट इन द आरबीसी। कहाँ पे होता है ये? आरबीसी पे। ठीक है। दूसरा क्या होता है? कह रहा है O2 कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर। अच्छा, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ जो हो जाए प्रोसेस, उसे क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल। जैसे अगर यहाँ पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड हो रहा है तो टिश्यू वाली साइड पे वो क्या होगा? ब्रेक भी तो होगा। अगर ब्रेक ना हो तो हमें फायदा क्या है? समझ गए आप लोग? तो इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल। इसे अंडरलाइन करो बेटा, यहाँ से पूछ सकता है कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है वो कौन से मैनर में होता है? तो कौन से मैनर में होता है? रिवर्सिबल मैनर में। आ जाओ। इसके बाद कह रहा है टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बनता क्या है बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसके बाद कह रहा है ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। मैंने कहा था यहाँ पे चाहे आप लिख लो, एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो ले जाता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ
O2। समझ गए आप लोग? वो कैसे होता है, देखो ऐसे होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है शेप ना हीमोग्लोबिन का। तो एक O2 यहाँ जाएगा, एक O2 यहाँ जाएगा, एक O2 यहाँ और एक O2 यहाँ, मतलब एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ले जाता है? 4। सही है। और उस प्रोसेस को बोलते हैं, बाइंड जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे देखो कह रहा है ईच मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। यहाँ तक क्लियर है? अगले देखो कह रहा है बेटा बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मैंने कहा था ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है। मैंने कल इसीलिए लिखवाया था आपको कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? हीमोग्लोबिन सैचुरेशन के। सबसे पहला कारण होता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, अगर उसका कम होगा तो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन क्या होगा? कम। और मैं ये बहुत बार आपको बता चुका हूं कि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पार्शियल प्रेशर क्या होता है? कम। और जब कम होगा तो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन क्या होगा? कम। और चाहे बकाया फैक्टर सब सही हो लेकिन फिर भी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन क्या होगा? कम। और कम होगा तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी तक सफिशिएंट तरीके से नहीं पहुंच पाएगी जितनी जरूरत है। समझ गए आप लोग? तो सबसे पहले ये भी बेटा इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से किसी लाइन से बन सकता है। ये कह रहा है कि हीमोग्लोबिन का जो प्राइमरी फैक्टर होता है वो क्या होता है? पार्शियल प्रेशर। क्या होता है? तो पूछ सकते हैं आपसे कि बताओ, देखो मैंने कहा था एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो कोई सी लाइन से कोई सा स्टेटमेंट बना सकता है। इसीलिए आप लोग जो एक्स्ट्रा पढ़ते हो पढ़ो, लेकिन साथ में पहले ये तैयार कर लो पूरी तरीके से। वो यही पूछ लेगा कि बताओ हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन बाइंड होता है उसका प्राइमरी जो फैक्टर है वो कौन सा है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है? तो वो कौन करता है? पार्शियल प्रेशर। सही है। अगले और भी चीजें वो देखो क्या है। पहले कह रहा है पार्शियल प्रेशर CO2 का, ये भी डिपेंड करता है पहला। दूसरा बेटा होगा हाइड्रोजन आयन, क्या होगा? और तीसरा होगा कंसंट्रेशन, और चौथा क्या होगा? टेम्परेचर। आर द अदर फैक्टर व्हिच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। मतलब सुनो, देखो क्या क्या चीजें होती हैं जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। समझ जाओगे आप लोग? हीमोग्लोबिन सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बाइंड होना। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ पहला फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट वो कौन सा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहला। दूसरा ये भी डिपेंड करेगा कि वहां पे CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, ये भी डिपेंड करेगा। तीसरा बेटा करेगा कि वहां पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है, और चौथा करेगा वहां पे टेम्परेचर कितना है। समझ गए आप लोग? तो कितने फैक्टर हो गए? 4 हो गए। ठीक है। अगले कह रहे हैं बेटा आज सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन विद परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन। दिस कर्व इज कॉल्ड द, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। मैंने कल आपको समझाया था, मैंने कहा था कि एक टाइम पे आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाते रहो ऑक्सीजन का, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन बढ़ता रहेगा। लेकिन जब सारा हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाएगा किससे? ऑक्सीजन से, तो उसके बाद कितना ही बढ़ाओ पार्शियल प्रेशर, लेकिन उसके बाद हीमोग्लोबिन सैचुरेशन नहीं बढ़ेगा। समझ गए आप लोग? ठीक है। अगले कह रहा है एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक पार्शियल प्रेशर, CO2, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, ETC। अब आप लोग यहाँ पे आओ बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट सही, ये भी यहीं करने लगता है कभी। इसका ये काम किया, अरे अच्छा ये ठीक। अब आप लोग बेटा यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप लोग ये पता लग गया कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे? हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, और तीसरा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, और किसका? CO2 का। सही है। इतने फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे हमारे हीमोग्लोबिन सैचुरेशन को बनने से या फिर रोकने से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है एल्वेलाई, कौन सी साइड की बात हो रही है? एल्वेलाई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड होगा किससे? हीमोग्लोबिन से। अब ये बता रहा है कि वहां पे कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। एक क्वेश्चन हर साल आता है यहाँ से, एक क्वेश्चन हर साल आएगा, अब की भी आएगा। कह रहा है एल्वेलाई वाली, यानी कि एल्वेलाई वाली साइड पे क्या कंडीशन होनी चाहिए। समझ गए आप लोग? तो देखो क्या क्या होना चाहिए। पहली बात कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन में क्या होना चाहिए? हाई। क्या होना चाहिए? क्योंकि मैंने कहा था पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज्यादा तो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन ज्यादा, तो हाई होना चाहिए। अब आप लोग बताओ, अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा तो हमेशा वहां पे CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए? कम। क्या होना चाहिए? कम हो गया। इसके बाद कह रहा है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? कम। और दूसरा कह रहा है लोअर टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर भी होना चाहिए कम। आप लोग याद कैसे करना है? देखो
आप लोग खाली ध्यान रखना कि जब एल्वेलाई वाली साइड पे आपको पता है ऑक्सीजन को बाइंड होना है किससे, हीमोग्लोबिन से। किससे होना है, हीमोग्लोबिन से। तो बेटा वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, ज्यादा, और बकाया सब चीज कम। बस ऐसे एक बात एक लाइन में याद कर लो, समझ गए। मैंने क्या बोला कि ऑक्सीजन का पार्शियल ज्यादा और बकाया सब चीज, चाहे वो हाइड्रोजन हो गया, चाहे वो टेम्परेचर हो गया, चाहे वो CO2 का पार्शियल प्रेशर हो गया, तीनों क्या होना चाहिए, कम, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा। वो कंडीशंस फेवरेबल होती हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। अब मैंने आपको एक बार बताया था, मैंने कहा था फीवर आता है बहुत तेज, मैंने बताया था। तो आप लोग सांस लेते हो, कई बार बता चुका हूं क्लास में, आप लोग सांस लेते हो तो आप लोग सांस लेते हो तो, लेकिन आप लोग लगता है कि एनर्जी हमारी बहुत कम है, हमारी बॉडी काम नहीं कर पाती, थक जाते हैं जल्दी। और अगर आपको फीवर है बहुत तेज तो आप थोड़ा सा काम करना, आपकी हाँ भी फूल जाएगी, ऐसा लगेगा कि कितनी तेज मुझे सांस लेनी पड़ रही है। उसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी का ब्लड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। और बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, देखो लोअर टेम्परेचर क्या लिखा है, और टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा। अब हीमोग्लोबिन सैचुरेशन हो ही नहीं रहा है, और हीमोग्लोबिन सैचुरेशन नहीं होगा तो बताओ क्या सेल तक ऑक्सीजन पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर सेल तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगा तो हमारे अंदर एनर्जी कहां से आएगी, समझ गए आप लोग। तो यही कारण होता है कि हमें फीवर में क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती है सांस को लेके। हालांकि फीवर में ये कोई काम नहीं होता कि आपकी सांस को भी क्या दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी होती है। कारण क्या है, ये वाला बस, सही है कि आप लोगों को, आपने देखा होगा उस टाइम पे हम बहुत जल्दी बहुत तेज सांस लेनी पड़ती है, हमें लगता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है बॉडी के अंदर, वो इससे कट्स होती है। दूसरा देखो बेटा, कह रहा था फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझ गए इतनी बात। ये बेटा कभी 3 स्टार यहाँ से ये क्वेश्चन आना ही आना है, यहाँ तक बस ये क्वेश्चन 100%। तो मैंने कहा था एल्वेलाई वाली साइड पे ऑक्सीजन से बाइंड होता है हीमोग्लोबिन, तो वहां पे खाली पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज्यादा हो और बकाया तीनों चीजें क्या हो, कम। समझ गए, ठीक है। अगले आ जाओ, कह रहे वेयर इन द टिश्यू। अब कहाँ पे जाते हैं हम लोग, बात कहाँ ही कर रहे हैं। अब टिश्यू पे क्या होगा बताओ, अब सुनो, यहाँ पे क्या होगा, हमें O2 को देना होगा ना सेल को, तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन। क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। अब देखो वहां कंडीशन क्या है, पहला कह रहा है यहाँ पे लो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है। जब आप लोग बताओ यहाँ ज्यादा था तो यहाँ कम होना चाहिए ना, अब उल्टा हो रहा है ना। अब ये ऑक्सीजन बाइंड हुआ था, कैसा होगा, जाएगा। तो यहाँ पे लो O2 और कह रहा है हाई CO2 और हाई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, और कह रहा है हायर क्या होना चाहिए, समझ गए। जस्ट बिल्कुल उल्टा कर दो। अगर अब वो कहीं क्या पूछे आपसे, आपका पूछे चाहे एल्वेलाई वाली साइड का, चाहे पूछे टिश्यू वाली साइड का, मैंने कहा था एक का ध्यान रखना, बस बकाया चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी आपको। खाली एल्वेलाई वाली साइड का याद रख लो कि वहां पे O2 का पार्शियल ज्यादा, बकाया कम, और जब टिश्यू वाली साइड पे जाओगे तो वहां वो वाला जो ज्यादा था वो कम और बकाया सब ज्यादा। क्लियर हुआ। तो ऐसे क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा किसका, ऑक्सीजन चला जाएगा हीमोग्लोबिन से, और आप लोग और ऑक्सीजन मिल जाएगी किसको, टिश्यू को। क्लियर। अगले देखो बेटा, कह रहे हैं कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, टूटना, और कह रहा है ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कह रहा है दिस क्लियरली इंडिकेट दैट O2 गेट बॉन्ड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएट एट द टिश्यू। पता है आप लोगों को। दूसरा कह रहा है एवरी 100 ml ऑक्सीजन ब्लड डिलीवर जो करता है वो कितना करता है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। कितना ml करता है, 5 ml। और अगले कह रहा है बेटा ए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन, आप लोगों को सिंपल भाषा में याद करवा दिया, और यही बातें बस ध्यान रखना, बकाया ध्यान मत रखना, ठीक है। दूसरा सुनो, यहाँ पे ये कह रहा है, ये देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो 100 ml ब्लड होता है वो टिश्यू को कितना देता है बेटा, 5 ml। एक बात ध्यान रखना आप लोग मेरी, यहाँ पे जो किताब में लिखा है वो थोड़ा उल्टा लिख दिया है, जो बच्चों को बहुत अच्छे समझ नहीं आता। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो पता है इसका आंसर 5 ml नहीं होगा, 20 ml। कितना होता है, 20 ml। वो खाली टिश्यू को देता है बस 5 ml। 15 ml फिर भी ऑक्सीजन ले जाती है हमारे कहाँ, ब्लड में। समझ गए हम लोग। तो जो अगर आपसे कोई वैसे पूछे कि बताओ 100 ml ब्लड में कितनी ऑक्सीजन होती है, तो आप बताओगे 20 ml। हाँ सही है। और अगर वो कह रहा है कि टिश्यू कितना देता है 100 ml ब्लड, तो 5 ml। क्लियर हुआ। ये बात ध्यान रखना आप लोग। हाँ 15 ml हमेशा रहती है ब्लड में, ठीक है।
और बकाया फिर से 5 ml ले लेगा, फिर से 20 ml हो जाएगी, फिर से 5 ml ले लेगा, 15 ml फिर से, ऐसा होता है। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो यहाँ पे चाहे आप लोग कहीं लिख लो दो के अपनी भाषा में। किसके एल्कोहलिक बस तो हम जितनी सांस ले रहे हैं उतनी होगी, हाँ, लेकिन सैचुरेशन अब आपका यहाँ पे पार्ट सही है तो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन पूरा हो रहा है हमारा। अब हम सांस ऐसा ना कि अगर जल्दी जल्दी 3 बार तेजी से ले लेंगे तो ज्यादा चली जाएगी ब्लड में, ऐसा नहीं है, जाएगी तो उतनी जितना हीमोग्लोबिन सैचुरेशन होगा। ठीक है, कंडीशंस ये डिपेंड करती है, जैसे फीवर आ गया तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन सैचुरेशन हो ही नहीं रहा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, तेज तेज सांस लेनी पड़ेगी, तो लो तो फायदा होगा। इसके बाद आप पहाड़ों पे जाओ तो वहां पे आपको फायदा होगा, जल्दी जल्दी सांस लोगे। यहाँ पे क्या फायदा है, हम तो आराम से चल रहा है हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, तो बताओ ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ बेटा? यहाँ आप लोग इस ग्राफ से समझ गए, P50 वैल्यू समझ गए। दूसरा मैंने कंडीशन बता दी, एल्वलाई वाली साइड पे क्या होगा और टिश्यू वाली साइड पे क्या होगा। मैंने आपको ये बता दिया, जैसे आपको मैंने बताया था ये क्या है बेटा, एल्वलाई है, और यहाँ से जो ब्लड आता है ये क्या है, हार्ट है, और यहाँ पे जाएगा ऐसे के, और यहाँ पे क्या है, सेल है। क्या है ये, आदि बन गया ये हार्ट है, और ये क्या है बेटा, लंग्स है, और ये क्या है, सेल है। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, यहाँ से ब्लड आता है इसमें, इसके बाद इसमें, और इसके बाद सेल के लिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ऐसा होता है। तो मैंने ये बोला अभी यहाँ पे, यहाँ वाली साइड पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो, CO2 क्या हो, कम हो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो, और टेम्परेचर क्या हो बेटा, कम, तो बन जाएगा। सही है, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, O2 का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए, और बकाया सब चीज ज्यादा। समझ गए? तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। समझ गए? बस इतना ध्यान रखना है आपको बात करना। और वैसे 100 ml ब्लड में अगर बोला जाए कितनी घुली होती है ऑक्सीजन, तो 20 ml, और जो टिश्यू को देता है वो देता है 5 ml। चलो अगले चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, चैप्टर आज हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। मैंने कहा था CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है 3 तरीके से। कितने तरीके से होता है? 3। पहला होता है बाइकार्बोनेट आयंस के द्वारा, दूसरा होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा, और तीसरा होता है प्लाज्मा के द्वारा। सही है, 3 तरीके से होता है, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग अभी। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे, देखो मैंने कहा था हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें पहला होता है हीम, और साथ में क्या होता है बेटा, तो जो CO2 बाइंड होता है वो इससे होता है, और ये बनाता है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। सही है, इसके द्वारा कितने % होता है, लगभग 23% CO2 का। 70% जो होता है वो होता है HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयंस के द्वारा। यहाँ पे आपको एक एंजाइम का नाम ध्यान रखना है, तो जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या है? उसकी प्रेजेंस में यहाँ पे 70% होता है, और 7% होता है किसके द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा। तो अब हम ये पढ़ेंगे क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कल केमिस्ट्री क्लास होती है आपके ऑनलाइन लाइव। कितने बच्चे आए थे? तो चारों पढ़ रहे थे खाली, 6, 7 और कितनी देर की थी बेटा? 1 घंटे? 1 घंटे तक प्रॉपर कौन आता है यहाँ पे? 2 बच्चे खाली, तुम भी रहते, तो 6 लोग प्रॉपर रहते, उसमें तो दिख जाता है कितने लोग हो। कितने लोग थे? 6 लोग थे खाली। बायो में आता 36 लोग थे, 36। चलो आज मैं देखता हूँ, अगर लग रहा है तो फिर मैं आज फिर से ये आपको क्लास लूंगा, और बकाया अगर कहीं चला गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, जाऊंगा नहीं, क्लास दे दूंगा। ठीक है, आप टेंशन ना। दूसरा क्या बेटा, आप लोग मेहनत करते रहो अच्छे से, मेन ये है। इस तुम्हारा आराध्या नाम है क्यों? अच्छा, ये बेचारी बहुत परेशान रहती है ऑनलाइन क्लास के लिए, क्यों लो? चलो सही है, बच्चे के अंदर वो होना चाहिए, चाहे ऑनलाइन क्लास होगा ऑफलाइन, क्या फर्क पड़ता है। वैसे जैसे अच्छा लगे। अरे अभी पता क्या हुआ, सुनो, कल की बात है, परसों की बात है। ओ
जो हमारे जो यहाँ पे सब हैं जितने भी सब दोस्त हैं, तो वो सब हमारी कोचिंग में आ जाते हैं, वहीं पे वहीं आ जाते हैं, आराम से खाना वाना आके वहीं मजे करते हैं 10 बजे तक, ठीक है। तो एक सर क्लास ले रहे थे, मैं देख रहा था वहाँ एक लड़का लड़की में लड़ाई हो गई और ऑनलाइन लड़ाई हो गई लाइन। अब वो लड़ाई बहुत बढ़ गई। अब वो कह रहा बेटा शांत रहो, उनकी बात में सुनी ना, क्योंकि भाई वो तो ऑफलाइन करता हूँ कि तुम कह दोगे बैठ नीचे शांत रहो। आओ सुनो, तो मैंने कहा था कि म्यूट करवाओ सबके, वरना इतनी लड़ाई करेंगे डेली। तो उनने सबने उनने कहा किसी बच्चे ने मैक खोला तो कल को क्लास आओगे भगा दूंगा, तो उनने म्यूट किया है। अच्छा, तो इतना अभी हम लोग पता नहीं है, हम लोगों को ये पता है खाली अलाउ करना है, बस आते रहो। ज्यादा कोई नहीं पता है। जहाँ एडमिट वो आता है ना कि एडमिट, बस उस पर दबाते हैं बटन, ठीक आ जाओ, हल्के हल्के सीख लेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो आप लोगों को मैच तो नहीं खोलना चाहिए वैसे कायदे में, और नहीं कैमरा खोल लो, कोई दिक्कत नहीं। कैमरा क्या मैं ही बैठा हूँ वहाँ पे, कौन बैठा है? चलो ये ठीक है बेटा, कैमरा खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रूम में बैठे होगे। और आपको अगर घर पे देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देख तो रहे सबको, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वो आपका अपना एक वो है पर्सनल। चलो ये ठीक है, आप बेटा इधर आ जाओ। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट किसका, CO2 का। कैसे पढ़ते हैं, CO2 का। मैंने बताया तीनों तरीके से कैसे होता है, ठीक है। अब पढ़ो इसे, देखो पहला देखो, कह रहा है CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन अबाउट 20 से 25% होता है। CO2 बाइंड होती है किससे, ग्लोबिन वाले पार्ट से, बोलते हैं कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। कह रहा है दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ। भाई ये बताओ, जब ऑक्सीजन बाइंड हो रहा था तो वहां पे कौन हो रहा था, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, और यहाँ CO2 बाइंड होगा तो कौन होगा, CO2। इसके बाद क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज अ मेजर फैक्टर व्हिच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। अब यहाँ पे ये कह रहा है, आप लोग को बताओ बेटा, अगर टिश्यू वाली साइड पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा रहेगा, सही है, तो पहली बात तो ये होगा कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, तो CO2 कहां से बाइंड होगा। और दूसरी बात, कंडीशंस होनी चाहिए, अगर मैंने कहा था वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम होना चाहिए और CO2 का ज्यादा, मतलब दोनों लोगों की कंडीशन बन गई, उधर CO2 बाइंड हो जाएगा और इधर ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। नहीं समझे बात को, टिश्यू वाली साइड है, आप लोग बताओ, इधर देखो कौन सी साइड है बेटा, टिश्यू वाली साइड पे हमें क्या करना है, ऑक्सीजन रिलीज करनी है और CO2 को उठाना है वहां से, ये तो करना है। अब मैंने कहा था अगर ऑक्सीजन को रिलीज करना है तो वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होना चाहिए, ये तो बताया था, तभी तो टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हमने क्या कर दिया, कम। तो ये कंडीशंस किसके लिए फेवरेबल है, O2 को छोड़ने के लिए, किसको, टिश्यू के लिए। और बेटा यही कंडीशन फेवरेबल किसके लिए है, CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो दोनों काम चल रहा नहीं चल रहा है, नहीं समझे भाई, समझ गए। क्योंकि बेटा हमें अगर देखो इधर देखो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेगा ना, वो ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो CO2 बाइंड कैसे हो जाएगा, समझ गए, नहीं समझ गए। और अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल कम होगा तो वो ये कंडीशन उसके लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए टूट जाएगा। और CO2 अगर कम है तो CO2 का क्या होगा, ज्यादा, तो CO2 क्या हो जाएगा, बाइंड भी हो जाएगा। बस दोनों के लिए फेवरेबल कंडीशन है, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इज लो एज इन द टिश्यू, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स व्हेयरएज व्हेन द पार्शियल CO2 इज लो एंड O2 इज हाई एज इन द एरोलाई। अब ये क्या कह रहा है, देखो एरोलाई वाली साइड पे क्या होना चाहिए, उल्टा। भाई एरोलाई वाली साइड पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा और CO2 का कम। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सबको। एक बार फिर देखो बेटा, एरोलाई वाली साइड पे बताओ क्या होगा, हमें ऑक्सीजन को बाइंड करना है और CO2 को एरोलाई को देना है, ये बात समझे आप लोग। तो यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और CO2 का, दोनों के लिए थर्ड कंडीशन है। और टिश्यू वाली साइड पे ऑक्सीजन का होना चाहिए कम और CO2 का ज्यादा, बस। अब दोनों के लिए फेवरेबल है,
ये ध्यान रखना, ये अभी आपको आसान लग रहा है, मैं समझा रहा हूँ इसीलिए। अगर क्वेश्चन में आ गया तो आप लोग चक्कर मत पड़ना, ध्यान रखना ये चीजें अभी सोचते रहो। वहां स्टेटमेंट में दिया होगा कि ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो कहीं तुम्हारा माइंड सेट गड़बड़ हो जाए। आपको खाली ये ध्यान रखना है कौन चीज कहाँ पे जा रही है और कौन चीज कहाँ पे आ रही है। अगर आपको ये पता है तभी आप आंसर कर पाओगे, ध्यान रखना, वरना आप लोग स्टेटमेंट पढ़ते रह जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा ये कह क्या रहा है कि कहाँ पे ज्यादा बता रहा है, कहाँ पे कम। सबसे पहली लाइन आपको देखनी है कि वो बात कहाँ की कर रहा है। बस आपको अगर एरोलाई की बात कर रहा है तो आपको कंडीशन पता है भाई, एरोलाई के पास यही होता है, CO2 रिलीज की जाती है, ऑक्सीजन बाइंड होती है ब्लड से। और टिश्यू वाली साइड बात करेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन छोड़ी जाएगी और CO2 को लिया जाएगा। बस ये तो पता है आपको। अब हमने कंडीशन दोनों साइड की देख ली, ये तो हमें पता ही है। इसके साथ अगर मैं और कंडीशंस लिखूं यहाँ पे एरोलाई वाली साइड पे, तो आपको पता है बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा, CO2 कम, यहाँ बताओ टेम्परेचर कम, और यहाँ पे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम। समझ गए? ये कौन सी साइड में है, एरोलाई। टिश्यू वाली साइड में देखो टेम्परेचर ज्यादा, CO2 ज्यादा, हाँ सही है, और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। बस ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, लिख लो ऐसे करके लिखो। तो ये फेवरेबल होती है ऑक्सीजन से बाइंड होने के लिए या फिर ब्रेक डाउन होने के लिए। बकाया आप लोग इसका स्टेटमेंट बना सकते हो आराम से, ठीक है अच्छे। आप लोग 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो? कौन कर रहा है? तुम कर रही हो? कितने घंटे हैं? मैं 4 घंटे कर रहा हूँ। और कौन कर रहा है बेटा? 4 घंटे वो पढ़ाई कर रहा है तो कितने पढ़ता है? हाँ मैं पूछ लूंगा बेटा घर पे आकर, बता दे कितने पढ़ाई करता है? टाइम नहीं देखता है वो पूरी रात ना। फिर भी बेटा कितने पढ़ते हो लगभग? कितने बजे पढ़ाई करने बैठते हो? अरे कितने बजे बैठते हो? घड़ी देख के बैठते नहीं बैठते? ऐसी एवरेज 9 बजे। और रात में कितने बजे तक? 8 बजे से। और कितने बजे तक रात में? जब नींद आ जाए। ये कहना चाह रहा है जब नींद आ जाए, बता नहीं पा रहा है। ये कहना चाह रहा है कि पढ़ने बैठता हूँ जब मन करे, और जब नींद आ जाए तब उठ जाता हूँ। कोई टाइम वाइम नहीं है इसका, ऐसा कहना चाह रहा ना। आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है, पहली बात तो पढ़ाई जहाँ करते हो वहाँ माहौल होना चाहिए पढ़ाई का। मैंने बार बार कहा था कि कुर्सी और मेज खरीद लो अच्छे से, सबके घर होगी। पहली बात तो पहली बात नहीं है। चलो दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो, कभी पढ़ाई लेट के मत किया करो। क्योंकि होता क्या है, हम लोग ऐसे करके पहले पढ़ाई करते हैं, सही है, ऐसे यहाँ सर रख के थोड़ी देर पढ़ोगे ऐसे, और फिर सुबह को उठोगे ऐसे किताबों के ऊपर, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है, आप लोगों को प्रॉपर बैठ के पढ़ाई करनी है जब तक पढ़ोगे। और लेट बैठ के पढ़ाई नहीं होती है, वो आपको लगता है खाली मैं पढ़ रहा हूँ। और एक्टिव रहने के लिए खाली किताब मत पढ़ा करो, एक्टिव रहने के लिए आप लोग कॉपी और पेन साथ में पकड़ा करो, जिससे आप लोग कुछ लिखते रहो, आपका फिर चलता रहे माइंड। समझ रहे हो? ठीक। और बीच बीच में गाना सुन लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है का। लेकिन गाना से कब मूवी पहुंच जाते पता नहीं चलता है, ये भी तो बात है। देखो वो कितना खुश बना मूवी नाम से, मुझे पता था मूवी देखते थे। बेटा अब समझ जाओ, ये लिख दिया आप लोगों ने? लिख लिया? चलो अगली बात। कौन सी? अरे मूवी का मत करो बेटा, मैं नहीं देखता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ, कभी नहीं देखता। मुझे वो 3 घंटे को बर्बाद लगते हैं। और मैं देखता हूँ तो वो देखता हूँ, जैसे बच्चे बताए थे कि सर देखना बहुत धांसू मूवी तो देख नहीं रहा, देख लेता हूँ, ऐसे नहीं। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।
हम लोग पहले आज जो बात कर रहे थे किसकी, CO2 की, सही है। एक ये देखो, तो आपने कंडीशन वो लिखनी बेटा, वो ध्यान रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना हमेशा, सही है। अगले हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, पहले मैंने कहा था 23% यानी 20 से 25% जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, CO2 किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन द्वारा। और क्या बनाता है, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। अगले देखो बेटा क्या कह रहा है, ये देखो, from कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन take place that is CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered at the और किसको दे दी जाएगी, एल्बुलाइन। ए बोल कौन रहा है, अगले इधर देखो, आरबीसी कंटेन अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनाइडेशन। ध्यान करो बेटा, ये एंजाइम कभी पूछ सकता है क्वेश्चन कि यहाँ पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, तो उसका नाम क्या है, कार्बोनिक एनाइड्रेज। एंड कह रहा है माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। यहाँ पे देखो CO2 के साथ क्या मिल रहा है, वाटर, किसकी प्रेजेंस में, वही एंजाइम की, और बन गया क्या, H2CO3, और कार्बोनिक एनाइड्रेज की प्रेजेंस में HCO3 माइनस अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे इसकी फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में CO2 क्या होती है, जाती है कहाँ पे, एल्बुलाई की तरफ। समझ गए, ठीक है। तो ये दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन है, यही तो पहचान है बेटा रिवर्सिबल की, इस वाली भी साइड और इस वाली भी साइड, यही तो होता है। यहाँ पे बस खाली एंजाइम ध्यान रखो, कौन सा, कार्बोनिक एनाइड्रेज, बस, और कुछ ध्यान मत रखो। अगले लो, कह रहे हैं एट द टिश्यू साइड वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई। पता है आप लोगों को, बार-बार नहीं बोलूंगा मैं, टिश्यू साइड में क्या होता है, हाई होता है, ड्यू टू कैटाबोलिज्म CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड and form HCO3 minus and hydrogen concentration at the alveolar site where partial CO2 is low, the reaction proceed in the opposite direction leading to the formation of CO2 and H2O, thus CO2 travel by bicarbonate। ये तो पता है आपको। यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, ये बात इंपॉर्टेंट है, कह रहा है every 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of CO2 to the alveoli। वहाँ पे कितना था बेटा, 5 ml, और यहाँ पे कितना है, 4 ml। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था 100 ml कितना ब्लड ले जाता है, 4 ml ऑफ CO2, और बेटा यही लिख लो जाए 100 ml ब्लड, ये है, और ये कितना ले जाता है बेटा, 5 ml ऑक्सीजन। सही है, लिख लो ऐसे, जिससे आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो और पढ़ सको। देखो चलो बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, उधर आ जाओ, उधर बैठ जाओ। कहाँ रहते हो आजकल बेटा, हैं? देखने की तरफ गया था टीवी भाई। बेटा पढ़ाई कर लो आप लोग, समझ रहे हो। कौन, मुरलीधर, मुरलीधर पढ़ाई तो करता है, वो लाइव आता है ना तू ऑनलाइन। ये प्रेमपाल कौन सी आईडी आता है, प्रेम नाम से। प्रेमपाल, आज तुम्हें कैमरा ऑन रखना है, ठीक है, ऑफ नहीं। इसको देख के मुझे पढ़ाते हुए अच्छा लगता है ना।
फील आता है। चलो कोई बात नहीं। रूम के साथ में आपको सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। हाँ। तो रूम पे लेना चलो ठीक है हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं। देखो बेटा अब हम लोग पढ़ते हैं रेगुलेशन। क्या पढ़ते हैं? रेगुलेशन पढ़ते हैं कि हमारा जो ब्रीथिंग है इसका रेगुलेशन कैसे होता है। ठीक है, आप लोग ये बताओ मुझे। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि हमारा रेगुलेशन जो होता है किसका, ब्रीथिंग का, वो डायरेक्ट कंट्रोल में है ना किसके, ब्रेन के। डायरेक्ट कंट्रोल में हमारी कंट्रोल करना है, डायरेक्ट कंट्रोल में हमारे ब्रेन के। ठीक है, और ब्रेन में भी एक रीजन है जिसका नाम है क्या, पोन्स। क्या है? पोन्स, जो पार्ट है हिंड ब्रेन का। किसका है? हिंड ब्रेन। आप लोगों को पता है हिंड ब्रेन के 3 पार्ट है। बोलो कौन बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं? हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है पोन्स, दूसरा होता है मेडुला और तीसरा होता है सेरिबेलम। अगर आप लोगों को पता ना हो तो आपको बता दूं मैं, सेरिबेलम जो होता है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। और बेसिकली जो पोन्स और मेडुला रीजन होता है, ये दोनों रीजन यही एक्टिविटी संभालते हैं। जैसे हार्ट का हो गया, ये रेगुलेशन किडनी का हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड का हो गया, इसके बाद तुम्हारा रेस्पिरेशन हो गया, ये सब। ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ इनवॉलंटरी फंक्शन। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा में अनुसार नहीं होती है रेगुलेट, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, क्या है, नर्वस सिस्टम, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक सीएनएस और एक पीएनएस। थोड़ा समझा रहा हूँ, फिर इसकी बात करेंगे। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाए कि हम लोग बात कहाँ की कर रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। वैसे इसका एक पूरा चैप्टर है नर्वस सिस्टम, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर ये टॉपिक आया है कि नर्वस सिस्टम जो होता है आपका, हमारा पूरा बॉडी 2 टाइप से कंट्रोल होता है। सही है? अगर वो 2 पार्ट आपके हटा दिए जाए तो आपका बॉडी एक मशीन की तरह हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। सजीव तभी तो है जब आप लोग समझ पा रहे हो चीजें। तो मैंने कहा था आपका पहला जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो संभालता है नर्वस सिस्टम। कौन संभालता है? और दूसरा संभालता है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें सिक्रेट रिलीज होते हैं हार्मोन। क्या होते हैं? हार्मोन। नर्वस सिस्टम का काम होता है इंपल्स को पहुंचाना, ले जाना। जैसे ब्रेन नर्वस सिस्टम में आता है, स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम में आता है। जितनी भी हमारी बॉडी में नर्व हैं, चाहे वो क्रेनियल हुई चाहे वो स्पाइनल हुई, सब किस में आती हैं? नर्वस सिस्टम में। मतलब पूरा हमारी बॉडी में एक जाल सा बना हुआ है। क्या है? जाल। जैसे भाई यहाँ पे अगर यहाँ कोई टच करे मुझे, तो मुझे पता लग रहा है ना कोई टच कर रहा है, और वो खबर कहाँ से आ रही है? ब्रेन तक। अब मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं रिस्पॉन्स का कैसा दूंगा। भाई डिपेंड करेगा क्या चीज है वो, है ना। अब किसी का डंक है, वो काट रहा है, तो मैं ऐसे हाथ पीछे करूंगा या फिर रोने लगूंगा, लेकिन वो तो मेरा ब्रेन बताएगा ना कि क्या कैसा है। अब कोई और टच करेगा तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा, अरे कोई और का मतलब नहीं बेटा, वैसे ये देखो। तो अब ये डिपेंड कौन कर रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है, बेकार लग रहा है? ये हार्मोन क्या कर रहे हैं? हार्मोन्स का मतलब होता है कि आपका जो इमोशंस हो गए, या गुस्सा आ रहा है आपको, या आपको क्या आ रहा है, प्यार आ रहा है, या आपको आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है या कम हो रही है, इसका मतलब टोटल हमारे कौन कंट्रोल कर रहा है? हार्मोन। ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा नर्वस सिस्टम बताऊंगा आपको। इधर देखो, इन बात तो बहुत मजा आता है क्यों? नर्वस सिस्टम, इसके बेटा 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में हमारा आता है ब्रेन, बेटा बोलो मत खाली, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पीएनएस को 2 पार्ट में फिर से डिवाइड किया है, एक एएनएस और एक एसएनएस। एएनएस का मतलब होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और एसएनएस का मतलब होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्या होता है? अब यहाँ पे देखो, पीएनएस का मतलब ये तो हुआ कि जो आपका पेरिफेरल मतलब चारों तरफ वाला जो नर्व गई है वही तो होगा। और ईएनएस वाला जो होता है वो फंक्शन कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी। कौन से करता है? इनवॉलंटरी का मतलब होता है ऐसे फंक्शन जो हमारे हाथ में नहीं है, मतलब हमारे कंट्रोल नहीं है, वो डायरेक्ट कंट्रोल में है किसके? ब्रेन के। जैसे आपका हार्ट बीट कंट्रोल हो गया, आपका किडनी वर्क कर रहा है उसका कंट्रोल हो गया, आपकी एलिमेंट्री कैनाल का कंट्रोल हो गया, आपका रेस्पिरेशन कंट्रोल हो गया, वो सब हमारे हाथ में थोड़ा है। भाई मैं ऐसा ना कहूंगा हार्ट रुक जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। लेकिन जो ये वाला कंट्रोल होता है ये होता है वॉलंटरी। कैसा होता है बेटा? और वॉलंटरी का मतलब होता है मेरे कंट्रोल में होगा। जैसे
हमारी बोन्स की मसल्स, जैसे मेरा हाथ है, अब मैं चाहूंगा तो यहाँ रखूंगा, चाहूंगा तो यहाँ रखूंगा, मेरी इच्छा, क्योंकि मेरे कंट्रोल में है ना ये हाथ। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन होगा? वॉलंटरी। और जो कंट्रोल कौन कर रहा है? एसएनएस। यानी कि सिग्नल आ रहा है मेरे ब्रेन से, कौन से पार्ट से आ रहा है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम से। समझ गए आप लोग ये बात? और इसको भी ईएनएस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक किया है एसएनएस और एक किया है पीएसएनएस। और इस एसएनएस का मतलब होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और इसका मतलब होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझ गए आप लोग इतनी बात? तो ये अब हम लोग देखेंगे। पहली बात तो मैं आपको यही बता दूं, इसमें जो रेगुलेशन होगा वो कौन से पार्ट से होगा? इस वाले पार्ट से, क्योंकि हमारा रेस्पिरेशन कौन सा है? इनवॉलंटरी। कैसा है? इनवॉलंटरी फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या है बेटा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब उसके कौन से ब्रेन के कौन से पार्ट से सिग्नल आएगा? तो मैंने कहा था वो आता है पोन्स रीजन से। कौन से रीजन से आता है? पोन्स रीजन। तो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ये कोई लिखेगा तो नहीं? इससे लिखने से क्या फायदा? मत लिखो। लिखोगे? लिख लिया? बहुत। और कोई लिख रहा है क्या? बच्चे कम क्यों आए? कौन आए? इतने सारे आए। अब कल को बोलो कौन कौन नहीं आया। ज्यादा बच्चे जितने ज्यादा हो उतना अच्छा लगता है। पढ़ाते होंगे। मेरा मुझे लगता है, मुझे पूरा दिन पता ही लगता है। पूरा दिन मेरा यही काम है, 9 बजे से उठ के लगातार। चलो बेटा, नहीं हंसते नहीं, ऐसे में कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अच्छी बात है, सब बच्चे सही करते हो। मिलेगा मतलब यह है कि आप लोगों को फायदा मिलेगा कुछ ना कुछ। अब ऐसा नहीं बेटा, वो दिखाना भी पड़ेगा ना आपको। दिखाने का मतलब होता है कि आप लोगों की वो आय जाती, आय वगैरह लगेगी फिर उसमें। ऐसा कहने से नहीं कि आर्थिक स्थिति हमारी बेकार है, दिखाना भी तो पड़ेगा। जैसे कोई, आप सुन लो पहले, कंडीशन सुन लो। अगर कोई बच्चा हो अभी समझ ना पाए हो, सुनो पहले। जैसे सपोज किसी की फादर की इनकम बहुत कम है। इनकम का मतलब होता है कि जमीन मतलब नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी है। नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हारी आय कितनी बनती है? 48। पापा क्या करते हैं? अरे बिजनेस मैन तो ये भी इसलिए अमीर होंगे। हाँ तुम बताओ बेटा, आए जमीन है फादर के नाम पे? नहीं है। करते क्या पापा? अरे सबके पापा तो कोई मैकेनिक। चलो अच्छी आए तो घर में है ना। गवर्नमेंट है क्या प्राइवेट? प्राइवेट है। तो फिर आए तुम्हारी 46 वो इतनी क्यों है? अरे चलो फिलहाल तुम्हें समझ में आया तो चले जाना। एक कोई बच्चा जाना चाहे चलो जाओ। कोई भी जाना चाहे वो जा सकता है। अभी यहाँ पर रिपोर्ट जाएगा तो हो सकता है कि आपको जैसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले, वो हो सकता है। पैसा नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, 1 करोड़ रुपया आएगा तुम्हारे अकाउंट में। गधो हेल्प का मतलब होता है कि अगर आप प्रदर्शन अच्छा कर रहे हो और आपका कोई आपको वैसे हेल्प चाहिए, जैसे मतलब होता नहीं है कभी कभी कोई घर की या फिर वैसे कोई हेल्प चाहिए, तो उसके लिए सपोर्ट मिलेगा। अब बच्चे बता देंगे अभी आगे क्या कर रहे हैं। इधर सुनो पहले मेरी बात। तो आप लोग ये बताओ, हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? क्या हुआ? नाम लिखा था? चलो सही। नहीं, आपको अगर कोई डाउट लग रहा है पूछ सकते हो जाके वहां पे। बताओ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप जा सकते हो। अरे अब सब क्यों कह रहे जा रहे हैं?
जिस बच्चे होते जैसे बच्चे लगेगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जा सकते हो आप लोग। अरे यार तो ये आर्थिक स्थिति नहीं मिलेगी यहाँ, पढ़ाई संबंध कुछ फायदा होगा आपको। तो क्या यहाँ आके क्या आपको तो वैसे न्यूज पेपर में बताओ जाके बरसात आने दो क्या क्या कर रहे थे बस। ए बेटा आप शांत रहो, बोलते नहीं। इधर देखो, ये समझ गए आप लोग, लिख दिया बेटा आप लोगों ने। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, नर्वस सिस्टम दो पार्ट डिवाइड होता है, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बाद मैंने कहा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसमें आता है, सीएनएस। ब्रेन कहाँ है हमारा, ये वाला, और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है, वर्टिब्रल कॉलम के पीछे, वो अंदर मतलब। और इसके बाद तुम्हारा ये पीएनएस का मतलब होता है, इसमें नर्व होती है क्रेनियल और स्पाइनल नर्व, समझ गए। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे वो ईएनएस की करेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखो, किताब पे आते हैं। अच्छा, रेगुलेशन में पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे कुछ पहले एक चीज समझाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे आप लोग देखो बेटा, आप लोग ये बताओ मुझे, नर्वस सिस्टम, बोलो मत बेटा, ब्रीथिंग जो होता है वो दो टाइप का होता है, मैं पहले बताया था। एक होता है नॉर्मल ब्रीथिंग और एक होता है फोर्सफुल ब्रीथिंग। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, जो हम नॉर्मल कर रहे हैं, और फोर्सफुल का मतलब जो हम लोग बहुत तेज तेज करते हैं, ठीक है। मैंने ये भी कहा था आपसे कि नॉर्मल ब्रीथिंग होती है, उसमें एक्टिव प्रोसेस, बोल कौन रहा बेटा, इंस्पायरेशन होता है एक्टिव प्रोसेस, और जो फोर्सफुल ब्रीथिंग होती है उसमें दोनों ही इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन क्या होते हैं, एक्टिव प्रोसेस में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझो क्या लिखा हुआ है, मैं ये पढ़ा दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। पहले कह रहा है ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिथम टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू। ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि बॉडी की डिमांड कितनी है। क्या कह रहा है ये, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है कि बॉडी की डिमांड ऑक्सीजन की कितनी है। अब आप लोग बताओ, अभी आप लोग रेस लगा रहे हो, ठीक है, हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है हमें बॉडी को, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, यानी कि बहुत तेज हम सांस लेने छोड़ने लगते हैं अपने आप से। ऐसा नहीं कि आप लोग सोचते हो कि भाई अगर रेस लगाते हो तो आप लोग तो ये सोचते हो हमारा हल्के चले जिससे हम ज्यादा तेज भाग सकें, लेकिन बहुत तेज तेज हो जाता है ना, तो वो क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे पास वो एबिलिटी है, तेज हो जाएगा या फिर धीमे हो जाएगा। अगले देखो, और इसके बाद जब आप सस्ताने लगोगे, आराम से बैठ जाओगे, इसके बाद क्या हो जाएगा, हल्के हल्के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हल्के हल्के, ठीक है। क्या हुआ, ये देखो, इसके बाद कह रहे हैं दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। ये किसके द्वारा होता है ऐसा, न्यूरल सिस्टम के द्वारा, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, यानी कि हमारा ब्रेन वाला पार्ट क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। अगले कह रहा है आई स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन। अब हम लोग ध्यान सुनना पहले मेरी बात, यहाँ कह रहा है कि स्पेशल सेंटर होता है कौन से रीजन में, मेडुला रीजन में। कौन से रीजन में, मेडुला रीजन में। और कह रहा है ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर। बेटा ये बोलो मत, डिस्टर्ब मत करो, इधर देखो, ये कह रहा है रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर कहाँ पे है, मेडुला वाले रीजन। कहाँ पे, मेडुला वाले रीजन में। और कह रहा है इज प्राइमरीली रिस्पांसिबल फॉर दिस रेगुलेशन। अब यहाँ पे दूसरी बात सुनो, कह रहा है अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन of the brain called pneumotaxic center can moderate the function of the respiratory rhythm center। यहाँ पे समझो क्या होता है, जैसे एक होता है मेन ऑफिस, क्या होता है, मेन ऑफिस, और एक होती है ब्रांचेज। क्या होती है, ब्रांचेज। मेन ऑफिस का मतलब है कि जो मेन होगा, मेन का मतलब है वो जो मतलब सिग्नल देगा वो वैसा काम करेगा। जैसे आपने देखा है कि अगर मेन ऑफिस मान लिया किसी का पीलीभीत में है, अब दूसरा मान लिया बरखेड़ा, उसने क्या कर दिया, दूसरा ब्रांच डाल दी, और तीसरी ब्रांच डाल दी कहाँ पे, बता, बरेली डालेगा, पीलीभीत से कोई छोटा एरिया होता ना, बीसर पर डाल दिया, ठीक है। अब सिग्नल कहाँ से जाएगा बताओ,
पीलीभीत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो तुम्हारा न्यूमोटैक्सिक एरिया है, सुनो, न्यूमोटैक्सिक एरिया का मतलब है जो मेन सेंटर है वो कहाँ पे, कौन से रीजन में, पॉन्स, कौन से रीजन में, पॉन्स रीजन में। जैसे ये ब्रेन है, मान लिया ये ऐसे के ब्रेन होता है हमारा बेटा, आप लोग बोल रहे हो, बैठ जाओगे। यहाँ पे देखो ये वाला क्या होता है, सेरिबेलम, क्या होता है बेटा, ये वाला रीजन होता है पॉन्स, और ये कौन सा होता है, मेडुला। ये 3 रीजन होते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे एक न्यूमोटैक्सिक एरिया होगा, क्या होगा, और ये कह रहा है मेडुला वाला रीजन होगा, यहाँ पे होगा रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर, क्या होगा, यानी कि आरआरसी जो होगा वो इस रीजन में होगा, और न्यूमोटैक्सिक एरिया कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब आप लोग ये बताओ, देखो ये देखो, सबसे पहले बेटा समझ लो यहाँ पे क्या होता है कि अगर तुम्हारी बॉडी में, एक बात और ध्यान रखना, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है किस बेस पे, कि तुम्हारे ब्लड में CO2 कंसंट्रेशन कितनी है, ना कि ऑक्सीजन से। किससे होता है, CO2 से। अब आप लोग बहुत तेज रेस लगा रहे हो, सोचो तो आपकी बॉडी में CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगी ब्लड में, और जैसे ही बढ़ेगी तो ये सिग्नल देगा, इधर देखो ये सिग्नल देगा किसको, इसको। और वो पता ये क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, CO2 रिसेप्टर होते हैं, क्या होते हैं, हमारी बॉडी में लगे होते हैं CO2 रिसेप्टर, जो CO2 क्या करते हैं, देखते हैं उसकी कंसंट्रेशन कितनी है ब्लड में। अगर ज्यादा है तो तेज एक्टिव होगा, और अगर कम है तो नॉर्मल। जैसे अभी आप लोग बैठे नॉर्मल चल रहा है आपका, क्योंकि आपके ब्लड में CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे मेन जो देखता है वो कौन देखता है, ये वाला सेंटर, कौन देखता है। और इसके बाद जो आरआरसी होता है वो फिर सिग्नल देगा कि हमें फोर्सफुल ब्रीथिंग करनी है या फिर नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है। समझ गए आप लोग, ये आपके कंट्रोल नहीं है, ये हमारे कहाँ से कंट्रोल है, ब्रेन से। देखो फिर समझा रहा हूँ बेटा, जब आपका अपने आप से कंट्रोल है, कुछ सोचो, आप तो नहीं कर रहे तेज हो तो हल्के, भाई आप रेस लगा रहे हो, आप चाहते हो कि मेरे तेज हो रहा है, नहीं चाहते ना, वो अपने आप से होता है। दूसरा, क्या आप लोग अभी बैठे हो तो आप लोग चाह रहे हो कि, एक तो ऐसा होता है कि हाँ अपने आप तेज सांस लेने लगे, एक ऐसा होता है कि अपने आप से हो नॉर्मल। जैसे आपने रेस लगाई, आप लोग बैठ गए थोड़ी देर, तो आपने देखा होगा हल्के 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 हमारा क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो रेगुलेशन हो रहा है रेस्पिरेशन का, वो अपने आप से हो रहा है। किससे हो रहा है, अपने आप से, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उसके लिए हमारे जो ब्लड होता है, तो 2-3 जगह रिसेप्टर लगे होते हैं, CO2 रिसेप्टर, और क्या जी, CO2 रिसेप्टर, जिन्हें बोलते हैं कीमो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, कीमो। ये क्या करते हैं, CO2 को देखते हैं कि ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन कितनी है। जैसे कम है, अभी हम लोग को काम नहीं कर रहे, तो हल्के हल्के आराम से CO2 हो रही है ब्लड में, और वो हम लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक कर रहे हैं ये काम। अभी आप कोई रेस लगाने लगो, तेजी काम करने लगो, तो CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी हमारे ब्लड में, और बढ़ जाएगी तो CO2 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो सिग्नल किसे भेजेंगे, इस वाले एरिया को, और ये वाला किसे बताएगा, यहाँ पे, और ये यहाँ बताएगा, और इसे पता लगेगा कि नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है या फिर फोर्सफुल। तो आप लोगों को 2 चीजें पहला ध्यान रखना है, रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर जो होता है वो कौन सा रीजन होता है बेटा, मेडुला। और दूसरा कह रहा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, वो कौन सा रीजन होता है, पॉन्स रीजन में। कौन सा रीजन होता है, पॉन्स। तो यहाँ कह रहा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयरबाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। ये कह रहा है यही एरिया डिसाइड करता है कि हमारा रेस्पिरेटरी रेट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा या फिर कम रहेगा, यानी कि फोर्सफुल ब्रीथिंग हो रही है या फिर नॉर्मल हो रही है। समझ गए, यहाँ समझ गए। अगले देखो, कह रहे हैं अब मैंने कहा था हमारी बॉडी में क्या होते हैं, कीमो सेंसिटिव एरिया होती है, is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to CO2। किसके लिए होते हैं, CO2 के लिए, और दूसरा होते हैं बेटा हाइड्रोजन आयंस के लिए। यानी कि ये देखते हैं ब्लड में कि CO2 कंसंट्रेशन कितनी है और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है। समझ गए। इसके बाद देखो कह रहा है इंक्रीज इन दी सब्सटेंस, जब ये क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, तो कह रहा है कैन एक्टिवेट दिस सेंटर, और ये सेंटर क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और कह रहा है which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment। अभी किसको भेज रहा है बेटा, rhythm center को। और कह रहा है in the respiratory process by which these substances can be eliminated, और उससे वो क्या हो जाए, बॉडी से बाहर निकल जाए। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। फिर सुनो, हमारा जो बॉडी होता है उसमें कीमो सेंसिटिव एरिया होते हैं, क्या होते हैं,
कीमोसेंसिटिव एरिया का मतलब है कि वो देखेंगे कि CO2 और हाइड्रोजन आयनिक कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में कितनी है। ज्यादा होगी तो वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट। क्या हो जाएंगे? और वो सिग्नल किसे भेजेंगे? RRC को। और उसके बाद सिग्नल कहाँ आएगा? न्यूरोटॉक्सिक एरिया को। वो डिसाइड करेगा कि हमें कौन सी ब्रीथिंग करनी है, फोर्सफुल या फिर नॉर्मल। समझ गए? अगले देखो, यहाँ से क्लियर है सबको? बताओ क्लियर है नहीं है? क्लियर है? अगले देखो बेटा, अगले क्या है? रिसेप्टर एसोसिएट विद, ये कहाँ कहाँ होते हैं? पहला होता है एओर्टिक आर्क, दूसरा होता है कैरोटिड आर्टरी। आल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंज इन CO2 एंड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द रिथम सेंटर फॉर रेमेडियल एक्शन। यानी कि तुरंत क्या भेजते हैं? रिथम सेंटर को सिग्नल भेजते हैं। और कह रहा है रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। यहाँ पे किसका रोल है? CO2 का। किसका है? किसका आ रहा है? हैं? कर लो बात कर लो। चलो तो यहाँ पे बताओ रोल किसका है? CO2 का। किसका है? तो हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। किससे पड़ता है? CO2 से। किससे पड़ता है? CO2। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, बस RRC कहाँ पे हमारा, मुझे लगता है क्वेश्चन आएगा। और दूसरा कहाँ रखना, न्यूरोटॉक्सिक सेंटर, बस कहाँ पे है। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक सेंटर कहाँ है बेटा? पॉन्स रीजन में। और RRC यानी कि रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर कहाँ पे? मेडुला रीजन में। समझ गए आप लोग? ठीक। अगले आते हैं क्या? डिसऑर्डर। क्या आते हैं? डिसऑर्डर। चलो आप लोग पहले पढ़ो एक बार, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पढ़ो, आराम पढ़ो, एक बार देख लो सही है। क्या करें? नहीं लगा रहा हूँ वही कहूँगा। बेटा मैंने पढ़ने के लिए बोला है, आपको बातें करनी है। ये पढ़ाई करो मेरे, ये तो आपका वैसे भी काम में आएगा। अगर आप डॉक्टर नहीं बनोगे, टीचर बनोगे, तब भी काम में आएगा। CGT वगैरह दोगे तो बायोलॉजी आती है, सभी लोग मेहनत करो।
पढ़ लिया बेटा सब लोगों ने? अगर तुम बोलोगे तो तुम 4-5 लोगों को एक कोने पढ़ाऊंगा, एक साइड में, एक साइड में, एक साइड में, एक साइड में। ये देखो बहुत सीधा है। सबसे ज्यादा और भाई वरना मैं तुम 4 लोगों को अगले पढ़ाऊंगा यहाँ पे। अगर तो भी सामने नहीं 3 ये और 1 4 इसलिए नहीं इस वाले को सर और मैं तुम्हारी सीट फिक्स कर दूंगा, तुम वहीं बैठोगे कहीं नहीं बैठोगे। मैं नहीं हूँगा, मैं सीधा ये देखा है सिलेंडर लेके आऊंगा। नहीं लकड़ी मैं ले आऊंगा। सही है, चलो बेटा पढ़ाई करो, मैं इसकी कर रहा हूँ पैसा। हाँ सही है, आप लोगों की सीट यहाँ कर दूंगा फिक्स, ठीक है? यहाँ बैठा कर आप लोग एक बार रेगुलेशन और समझ लो, ठीक है? एक अच्छे और तरीके से डायग्राम लेके समझ लो। देखो आप लोग पता है ये वाला जो प्रोसेस होता है वो किसका होता है? हिंडब्रेन का, सही है? यहाँ पे पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम तो दूसरा पार्ट है, अलग पार्ट है। हाँ क्या है मैं कहूँ अभी रात कहाँ बात कर रहा है? अब पढ़ते हैं हम लोग रेगुलेशन। क्या पढ़ते हैं? रेगुलेशन। ये देखो रेगुलेशन का मतलब मैंने बताया था कि हमारा जो तुम्हारा सेंटर है वो रेगुलेट कैसे होता है। आप लोग बताओ, बोलो मत बेटा। अगर मैं यहाँ का रीजन देखूं तो ये कुछ ऐसे होता है, ये ब्रेन का पार्ट है जो ये लगभग ऐसे होता है, ठीक है? ये वाला अंदर से ऐसे होता है, आपको घुमा हुआ आपने देखा होगा ब्रेन, देखा है? अरे डायग्राम देखा है? ये पार्ट होता है सेरिबेलम। कौन सा होता है? और ये कौन सा रीजन होता है बेटा? पॉन्स रीजन होता है। और ये होता है मेडुला और अब बोलो मत, मेडुला। ये तीनों हो गए, ये तीनों पार्ट होते हैं किसके? जो हमारा पीछे वाला एरिया होता है। आपने पहले सुना होगा बहुत बार कि पीछे कोई मारे तो ऐसा कहते हैं नहीं मारना चाहिए, कहते हैं। वो इसलिए नहीं कहते कि यहाँ दिमाग कम हो जाएगा, दिमाग कम नहीं होता है, लेकिन इसका भी साइंटिफिक रीजन है। इसका ये रीजन है कि इस वाले एरिया में हमारा सेरिबेलम वाला पार्ट होता है। सेरिबेलम वाला पार्ट कंट्रोल जो करता है वो करता है हमारे रैपिड मूवमेंट। अगर यहाँ पे मारेंगे तो आप लिख रहे हो तो आप लिख नहीं पाओगे सही से। ये रीजन था उन लोगों का, लेकिन वो लोग क्या कहते थे, यहाँ मारना नहीं मारो वरना क्या हो जाएगा? दिमाग कम हो जाएगा। ऐसा ना दिमाग उड़ जाएगा कहीं पे, लेकिन इतना हो जाएगा कि आप लोग रैपिड मूवमेंट जो कर रहे हैं वो नहीं कर पाओगे इस टाइम, ठीक है? अब अगले देखो बेटा, ये पार्ट समझ गए आप लोग? ये पार्ट समझ गए पूरे? अब देखो अगले। अब आप लोग यहां से अगर देखें, इसमें थोड़ा बड़ा है। अच्छा ये बच्चा ये बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ से मेडुला के बाद की बात करूंगी क्या होगा तो क्या होगा बताओ? स्पाइनल कॉर्ड। क्या होगी? स्पाइनल कॉर्ड तो होगी इसके बाद, ठीक है? तो यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ ऐसे करके, ये तुम्हारा कीमोसेंसिटिव एरिया है, मतलब यहाँ पे रिसेप्टर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? तो एक तो सेंटर ये होता है मेन, और इसके बाद 2 सेंटर कहाँ है? यहाँ पे मेडुला वाले रीजन में। अगर मैं सही एक्यूरेट बताऊं तो यहाँ पे इस वाले रीजन को बोलते हैं डीआरसी। क्या बोलते हैं? डीआरसी। और इस वाले को बोलते हैं बीआरसी। क्या बोलते हैं? सही है, ये डीआरसी और वो क्या है? बीआरसी। अगले अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पे देखो, ये सिग्नल जो बोलो यहाँ से जो सिग्नल खबर बनाते हैं वो कैसे बजाएंगे? इस वाले को, अगर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सही है? अब ये वाला रीजन में खबर जाएगी। अब ये वाला डिसाइड करता है बेटा, यहाँ पे ये वाला सेंटर डिसाइड करेगा कि नॉर्मल ब्रीथिंग हो रही है या फिर फोर्सफुल हो रही है। जैसे मैं एक बना दे रहा हूँ आपको नॉर्मल ब्रीथिंग,
यानी कि इंस्पायरेशन। क्या लिख रहा हूं? और ये क्या है? और ये क्या है? मसल्स है। क्या है? ऐसे कुछ होता है। अब देखो इधर देखो, अगर नॉर्मल ब्रीथिंग होगी तो सिग्नल आएगा इधर, और ये कौन सा एरिया है? डीआरसी। अब इधर देखो बेटा, नॉर्मल ब्रीथिंग में, और ये वाला जो सिग्नल भेजेगा वो किसे भेजेगा? इसके लिए। और क्या हो जाएगा? इंस्पायरेशन। आपको बताया नॉर्मल ब्रीथिंग होती है तो इंस्पायरेशन खाली एक्टिव ग्रोथ होती है और एक्सपायरेशन पैसिव होती है। यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट ब्रेन का नहीं होता है। किसमें? एक्सपायरेशन में। लेकिन जब क्या होता है बेटा, फोर्सफुल होती है तो ये सिग्नल कहाँ भेजता है? इसके लिए, बीआरसी के लिए। और बीआरसी क्या करता है? इसके लिए भी सिग्नल भेजता है, और बेटा और किसके लिए भेजता है? इसके लिए, यानी कि दोनों के लिए। इससे क्या होगा? अब आप लोग देखो, ये देखो यहाँ पे फोर्सफुल है ना, तो इंस्पायरेशन भी एक्टिव और एक्सपायरेशन भी एक्टिव। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मसल्स इन्वॉल्व होती है, इसे बोलते हैं एडिशनल मसल्स, तो वो इन्वॉल्व होंगी एक्सपायरेशन करने में अगर फोर्सफुल ब्रीथिंग है तो ये वाली बताओ कौन सी होगी? ये वाली कंडीशन, ये वाली जब फोर्सफुल होगी। और ये वाली कब होगी बेटा? खाली ये वाली जब नॉर्मल। बस ऐसे करके था ये, समझ गए? बनाओ बना दो। अब ये बताओ, आरआरसी जो था रेस्पिरेटरी कंसेंटर, वो कौन से एरिया में था बताओ? अभी मैंने बताया था मेडुलर रीजन में। और जो न्यूमेटिक्स एरिया कौन रीजन में? तो यहाँ पे ये वाला रीजन कौन सा है बताओ? कौन रीजन है? इसीलिए कौन सेंटर है? न्यूमोटैक्सिक। और ये आरआरसी। समझ गए? आरआरसी का मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। चाहे लिख लो इसको, यहाँ को लिख लो आरआरसी, और इसको क्या लिख लो बेटा? न्यूमो टॉक्सिक है ना एरिया। अब अगर समझ नहीं आया तो फिर क्या फायदा? आपको बताना चाहिए। ये डायग्राम वैसे हम किताब में नहीं है, लेकिन बना दो समझने के लिए। कहाँ जा रही है? शादी में? पहले स्कूल में जब कोई लेने आता तो बहुत मजा आता था, हैं? आज तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मेरे साथ तो एक दो बार ऐसा हुआ है खाली, बस ज्यादा बार नहीं हुआ। टीचर का अचानक फादर आ गया, पता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं किया, लेकिन आपने देखा होगा ऐसा कि अचानक फादर आ गए और तुम्हें पता ही नहीं है, तो वहां पे ये डरा रहे हो कि आज कॉफी चेक होगी, और वो आते आते बोले चल नवाबन चलने कपड़े खरीदने, तो लगा अरे चलो यहाँ से निकल ना। मेरा देखो ये बना लिया, समझ गए बेटा? तो यहाँ पे नॉर्मल और फोर्सफुल ब्रीथिंग का मतलब था जो भी था, ठीक है?
बराबर बराबर इसने कहाँ जा रहा है, तो और ज्यादा फीलिंग आ रही है। हमारे जो हम पहले स्कूल में पढ़ते थे वो हमारे 6 किलोमीटर दूर था हमारे गांव से, जो स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो वहाँ हम साइकिल चलते थे। तो जो हमारे दोस्त थे एक कार, वो पता क्या करते, थोड़े अगले गए, हवा निकाली, वापस आ रहे हैं, पैसा वगैरह कहते, अबे तू कैसे आ रहा है, पंचर हो गई यार, क्या करूँ। अब क्या हुआ, उसके 2 फायदे थे, एक तो स्कूल जाना नहीं है, दूसरा क्या है, घर पे जाके 20 रुपए और 10 रुपए एक्स्ट्रा और मिल रहे हैं कि जाओ पंचर उड़वा के लाओ। अब वो गए वहाँ पे, हवा भरी हो, चले जाए 10 बजे मर गए। तो ये एक तो ऐसा था कि वो डेली करता था, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। देखो मेरा एक वो था, या तो मैं जाऊंगा नहीं तो तैयार ही नहीं होऊंगा, और जब मैं तैयार हो गया तो मुझे स्कूल में अच्छा लगता था। होता नहीं एक बार तैयार हो गया, स्कूल पहुंच गया तो सही लग रहा है मेरे को। या तो सुबह सुबह उठने में, तैयार होने में बहुत बेकार लगता है कि तैयारी ना हो, होता नहीं होता है, उसके बाद तो अच्छा लगता है। तो मैंने इसलिए ऐसा नहीं किया था। कुछ तो ऐसा करते थे जो कपड़े पहने ही वाले, इन्हीं के ऊपर स्कूल की ड्रेस पहनी, शर्ट पहनी, ऊपर से पैंट पहनी, जूते पहने। हाँ सुनो, और उधर से आए जल्दी से एक शर्ट निकाली, पैंट निकाली, हम तब तक कपड़े निकालना है, वो आ तक गए चले घूमने, क्योंकि वो कपड़े पहले से पहना था। ये सब छोटी बात बता रहा हूँ, बहुत छोटे थे तो उस टाइम ऐसे बच्चे करते थे काफी। और हमारे स्कूल में जो प्रिंसिपल थे वो उनसे भी ज्यादा, पता है क्या करते थे वो, जो बच्चे ऐसे देखते थे बच्चों को पीछे अगले कॉलर वगैरह, जो बच्चा लगता नहा के नहीं आया है तो उसके तुरंत वहीं पे कपड़े निकलवाते हो, ग्राउंड में निकलवाते। ये हुआ है हमारे स्कूल में, मैंने खुद देखा है उसे। अब के बच्चे तो नहाएंगे क्या, अपने पेरेंट्स को बुलाएंगे कि हमारी इंसल्ट हो रही है। और पहले के बच्चे करते थे, मेरे सामने की बात है, मैं मतलब जब मैं 4th-5 था तो वहां पे जो लगता कि ये नहा के नहीं आया है, तुरंत उसे उठाया, उसके कपड़े निकलवाया, कहीं जाओ ग्राउंड में। अब पूरा क्लास वो पूरा क्लास उनकी तरफ देख रहा है, वो नहा रहा है बेचारे, तो कितना अजीब लगेगा। मैं डेली नहा के आता था और नहीं जाता था तो उन्हें कभी पता लगा नहीं, नहा के नहीं आए। ये अपनी बता रही है, ये भी करती है। चलो बेटा ये बताओ, आप लोग रेगुलेशन समझ गए, क्लियर हुआ? अब हम लोग कल पढ़ेंगे क्या, डिसऑर्डर। क्या पढ़ेंगे? और डिसऑर्डर के बाद इसके नेक्स्ट चैप्टर वो भी और अच्छा है, जिसमें हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसके बाद हम लोग कल पढ़ते हैं। आप लोग मेहनत करो बेटा और डेली क्लास आओ, ठीक है? चलो कल बात करते हैं।